नमस्कार विद्यार्थियों, अपने बीए ऑनर्स हिंदी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए नाटक और एकांकी पेपर में से मैं आज दूसरी एकांकी पर बात करने के लिए मौजूद हूँ। उपेंद्रनाथ अश्क की एकांकी सूखी डाली। दरअसल किसी भी संयुक्त परिवार में बड़े बुजुर्ग उस वटवृक्ष के समान होते हैं जो पूरी सुरक्षा और संरक्षण के साथ अपनी गहरी जड़ों में जितने समाये हुए होते हैं, पूरे परिवार की धुरी बनकर, पूरे परिवार को मजबूत की कड़ी बनकर और उस ज़मीन को पकड़े हुए रहते हैं, धरती देते हैं, दीवारें बनाते हैं और आकाश देते हैं। लेकिन उसी संयुक्त परिवार में अगर मतभेद रहने लगें, छोटे छोटे मनभेद पनपने लगें, तो एक एक डाली किस तरह से सूखती जाती है। उपेंद्रनाथ अश्क उसी समस्या को लेकर, उसी मुद्दे को लेकर ये एकांकी रचते हैं। विद्यार्थियों, भारतीय परिवारों के लगातार छींजते जाने, टूटते जाने की ये तकलीफ इस एकांकी में बयान है। उपेंद्रनाथ अश्क महत्वपूर्ण एकांकीकार हैं। अभी तक किसी का इस तरफ ध्यान नहीं गया कि जो रोज़मर्रा की दिनचर्या है और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसी कई तमाम बातें हो जाती हैं जो घट जाती हैं, बड़ी छोटी सी घटना लगती हैं, लेकिन वो हमारे मनों पर, हमारी आत्मा पर, हमारे दैनंदिन व्यवहार पर, दिनचर्या पर बहुत प्रभाव डालती हैं। ख़ास तौर पर भारतीय परिवारों में, जहाँ नींव की संरचना ही ऐसी है कि सदियों से एक संयुक्त परिवार की परंपरा चली आ रही है। हम लीक पर चल रहे हैं और इस लीक में हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारा रहन सहन, हमारी नैतिकता, हमारा बड़ों का सत्कार और छोटों से प्यार दुलार, ये बना रहा है हमेशा से। तो हमारे भारतीय घरों में जो सबसे बड़ा बुजुर्ग है, जो परिवार का बड़ा बूढ़ा है, सारे निर्णय वो लेता है, सारे अधिकारों पर क्या कह सकते हैं, सारे फरमान देना, जजमेंट देना और अधिकारों पर भी दरअसल उसी की धाक रहती है, उसी का कब्ज़ा रहता है। तो घर में उसी की चलती है जो उस परिवार का सुरक्षा देने वाला, परिवार का संरक्षक होता है, अभिभावक होता है, बड़ा बुजुर्ग होता है। ये हमारे घरों के संस्कार हैं और इसी रीति का अनुसरण, इसी रीति का पालन हर भारतीय परिवार कमोबेश अभी तक चल रहा है और भारतीय परिवार में देखा जा रहा है। यहाँ मुद्दा ये नहीं है कि घर के मुखिया को सारे अधिकार क्यों दिए गए या बाकी सदस्यों के चरित्र और चेहरे को एक विशेष आकार देने का हक सिर्फ उसी को क्यों है। यहाँ मूल प्रश्न यह है कि भारतीय समाज के परिवारों में आपसी संवाद के लिए कोई स्थान तय नहीं किया गया। यानी बड़े ने जो कह दिया, सर झुकाकर छोटों ने उसका पालन किया, सर झुकाकर छोटों ने उसको उसी राह पर, उसी लीक पर चल पड़े। अब ये स्थिति आज के समय में, इस युग में, आधुनिक युग में मिसफिट बनती है। एक प्रकार की तानाशाही, आज की पीढ़ी इसे एक प्रकार की तानाशाही कहती है कि हमारे भारतीय परिवारों में, जीवन शैली में लगातार एक तानाशाही रही है बुजुर्गों की, अभिभावकों की। अब इसका सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो नई सोच आई, नई नस्ल आई, नई फसल आई, उन्होंने इन विचारों से असंगत रहना, असंतुष्ट रहना, तृप्त रहना सीख लिया और वे इसके आड़े आने लगे। यानी उनके निर्णयों के, बड़े बुजुर्गों के निर्णयों के आड़े आने लगे। परिवार में जो वो निर्णय लिए जा रहे थे, जो आपसी व्यवहार किया जा रहा था, वे उससे असंतुष्ट रहने लगे और विरोध पनपने लगा, संवाद खत्म होने लगा। देखिए विद्यार्थियों, ये ज़रूरी नहीं है कि पुरानी पीढ़ी के पास ही ज़िंदगी के अनुभव हैं या जो वो बता समझा दें, सारी बातें ब्रह्म वाक्य हो गई कि हमें उस पर चलना ही है। हर समस्या, हर चैलेंज युग के अनुरूप आती है। नए युग की नए चैलेंजेस होंगे, नए फाइट होंगे। तो ऐसे समय में हो सकता है कि एक विशेष विचार
प्राचीन समय में या पुराने समय में प्रासंगिक रहा हो, लेकिन वक्त बदला, बड़ी तेज़ी से बदला, बड़ी तेज़ी से परिवर्तन आया और पुरानी सोच लगातार धुंधली पड़ती गई। यानी पुराने प्रॉब्लम एरियाज़ के जो पुराने सॉल्यूशन थे, वो आज प्रॉब्लम एरियाज़ के लिए सॉल्यूशन नहीं रह गए। वो विचार मध्यम पड़ते गए, पीले पड़ते गए, धुंधले पड़ते गए। अब जिसमें केवल एक व्यक्ति विशेष से उम्मीद की जाए कि वो अपनी परंपरा के अनुसार, अपनी रीति नीति के अनुसार परिवार के नियम गढ़े और बाकी परिवार के सदस्य, यानी हमारे भारतीय परिवारों के सदस्य, उसी लीक पर चलें और उसे मान लें। हुआ ये कि हम धीरे धीरे संयुक्त परिवार से एकल परिवारों में बदलने लगे। आज के समय में माता पिता और उनके 2 बच्चे, बस यही परिवार रह गया। तो केवल ये आर्थिक ज़रूरत नहीं थी परिवार टूटने की, ध्यान रहे। हम संयुक्त परिवार से एकल परिवार की ओर बढ़े तो केवल ये एक आर्थिक ज़रूरत नहीं थी कि कमाने वाले 1 या 2 थे और खाने वाला पूरा कुटुंब था। तो धीरे धीरे दिक्कत होने लगी तो लोग अपना अपना कुटुंब बसाने लगे और एकल परिवारों में बस गए। हमारे संयुक्त परिवार के टूटने का एक बहुत बड़ा कारण रहा होगा कि जो नीचे सदस्य थे, जो परिवार के अन्य सदस्य थे, वे लगातार उपेक्षित हो रहे थे। उनकी बात सुनी नहीं जा रही थी, उनके विचार को आदर नहीं मिल रहा था, वो मन साझा नहीं कर पा रहे थे किसी से, और दूसरे के निर्णयों को सिर झुकाकर स्वीकारने के लिए भी तैयार नहीं थे। अब आप देखेंगे चरित्र के मानक भी उसी तरह से गढ़े जाते हैं कि घर में अगर किसी की तानाशाही है तो उस तानाशाही के कायम होने से, चाहे वो परिवार की बेटी हो या बहू हो, परिवार की बेटी और बहू केवल सुशीला हो, चरित्रवान हो, बड़ों के आगे सर झुकाए रहे, जुबान न खोले और सर झुकाकर चुपचाप पल्लू में मुँह छुपाकर उनकी सब बात धीमी गति से मानती जाए, हामी भरती जाए और जैसा जो कहा जाए वैसा वो मानने लगे। सही बात को सही और बुरी बात को बुरी न कह सके। तो क्या घर के सदस्यों का यह अधिकार नहीं है कि वे अपने सुख दुख को, अपने विपद को, अपनी समस्या को, जो दिक्कत आ रही है एक दूसरे के दिनचर्या से, एक दूसरे के कर्तव्य से दूसरे का अधिकार छीन रहा है, दूसरे का अधिकार को चोट पहुंच रही है, अब बोल ना सके? यानी परिवार के अन्य सदस्यों को भी बोलने का, अपना मन साझा करने का, अपने दुख सुख बांटने का पूरा अधिकार होना चाहिए। पिता के पितृत्व में ऐसा रोब ना हो कि बेटा बाप के सामने मुंह खोलने से कांपे, क्योंकि जब बेटा कांप रहा है, बेटी कांप रही है, तो परिवार की बहू की तो क्या ही हैसियत होगी, क्योंकि वो एक दूसरे घर परिवार से आई है। तो ये जो रौब है, दबाव है कि कोई दूसरा मुंह खोल ना सके, हिमाकत ना कर सके, बहन बहू बेटी घर में हैसियत ही क्या रखेंगी कि वो ज़रा सा भी अपना प्रतिरोध दर्ज करा सके, अपना विरोध दर्ज करा सके। तो ये हमारे भारतीय परिवारों का ढांचा है। उपेंद्र नाथ अश्क इस ढांचे में सुराख करते हैं सूखी डाली एकांकी के माध्यम से। देश हो, समाज हो, राज्य हो और परिवार, ऐसी कड़ी बनती है ना। पहले परिवार, परिवार से समाज, समाज से राज्य, राज्य से देश। ये सब अमूर्त अवधारणाएं हैं। अमूर्त अवधारणाएं मतलब कि सोचा समझा गया है से, ये कोई ठोस ढांचा नहीं है। व्यक्ति मूर्त होता है क्योंकि उसके क्रियाकलाप परिवार को भी फर्क पहुंचाते हैं, समाज को भी, राज्य को भी और देश को भी। तो व्यक्ति ठोस हुआ, ठीक, मूर्त हुआ, और ये जो परिकल्पना है, अवधारणा है परिवार की, समाज की, राज्य की, देश की, ये अमूर्त हुआ। व्यक्ति ही सभी संस्थाओं के केंद्र में होता है, वही उसी से परिवार बनता है और उसी से समाज बनता है। तो यदि उस व्यक्ति को अपने अधिकार नहीं मिलते, मन की बात रखने का अवसर नहीं मिलता, संवाद का अवसर नहीं मिलता, स्वयं को अभिव्यक्त करने का अधिकार समाज उसे नहीं देता, परिवार उसे नहीं देता, तो ऐसा व्यक्ति समूह से नाराज होगा।
ठीक वो विचारशील या प्रगतिशील समाज को पैदा नहीं कर सकता, विचारशील प्रगतिशील समाज को नहीं बना सकता, क्योंकि व्यक्ति से ही समाज बनता है। अब कोई भी वृक्ष, बल्कि मैं वटवृक्ष कहूँगी, विशाल बरगद, बड़े बुजुर्ग को हम वटवृक्ष के रूप में मानते हैं, कोई भी विशाल बरगद अपनी टहनियों, अपनी डालियों और अपनी शाखाओं और तनों और पत्तों, फल फूल पत्तों से ही समूचा वृक्ष बनता है। यानी उन बड़े बुजुर्ग को मान, आदर, सम्मान मिलता रहे, हम उनके कहे में रहें, हम उनकी शाखाएं हैं, हम उनके टहनियाँ हैं, हम उनके तने हैं, हम उनकी जड़ों में हैं, हम उनके फूल पत्ते हैं। तो अगर हम क्षुब्ध रहेंगे, नाराज़, हम असंतुष्ट रहेंगे, हम अतृप्त रहेंगे, हमारी बात की सुनवाई कहीं नहीं होगी, तो वो वटवृक्ष भी धीरे धीरे सूखने लगेगा, वो वटवृक्ष भी अपना भरोसा खो देगा, अपना विश्वास खो देगा। पहली बात, पॉइंट टू बी नोटेड, क्योंकि परिवार में किसी एक के बिना दूसरे का अस्तित्व संभव नहीं। याद रखिए, परिवार हो, समाज हो, राज्य हो, देश हो, हमारे अधिकार किसी के कर्तव्य हैं और हमारे कर्तव्य किसी का अधिकार। तो हम एक दूसरे के बिना, हमारा अन्योन्याश्रित संबंध है, हम एक दूसरे के बिना कुछ भी नहीं है। तो अगर हमारा अस्तित्व संकट में है एक दूसरे के बिना, और कोई भी डाली धीरे धीरे अगर अपने आप को उपेक्षित महसूस करेगी, बीमार पड़ने लगेगी, सूखने लगेगी, तो निश्चय ही वो वटवृक्ष भी कुम्हलाएगा, उसकी जड़ों में भी धीरे धीरे क्या कहते हैं, कमी आएगी, कमज़ोरी आएगी, बीमार पड़ेगा, विकृति आएगी, और फिर ये तय है कि एक न एक दिन पूरा का पूरा दरख्त उखड़ जाएगा, अपनी हरितिमा खो देगा, अपनी हरियाली खो देगा, ठूंठ बन जाएगा। याद रहे, पॉइंट टू बी नोटेड। सेकेंड पॉइंट मैंने नोटिस में दिया आपको, क्या कि वो वटवृक्ष कहलाया ही हम डालियों से, हम तने से, हम फूल पत्तों से, हम शाखाओं से। तो अगर हम बीमार पड़ने लगें धीरे धीरे, अगर हमारी सुनवाई नहीं हो रही, हमें अतृप्ति और असंतोष मिल रहा है, तो धीरे धीरे उस विशाल दरख्त को भी हरियाली से उसकी कमी आ जाएगी और वो धीरे धीरे ठूंठ बन जाएगा। तीसरी बात, उपेंद्र नाथ अश्क विचारक हैं, समाज चिंतक हैं और एकांकीकार तो हैं ही। अपनी इस एकांकी सूखी डाली में एक ऐसा कथा वस्तु, एक ऐसा प्लॉट, स्टोरी प्लॉट जिसको कहते हो, बुनते हैं जहाँ एक मध्यम वर्गीय परिवार है। ये परिवार एक संयुक्त परिवार है। देखिए, मध्यम वर्गीय कहने का एक मतलब यह भी है कि सब एक दूसरे पर आश्रित है। मध्यम वर्गीय में थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है, यानी बहुत सारे सपने हैं, बहुत सारी इच्छाएं, कामनाएं हैं जो अभी पूरी नहीं हुई, और थोड़ा बहुत है जिसके खो जाने का, चोरी हो जाने का, टूट जाने का डर भी है। ये मध्यम वर्ग है। और मध्यम वर्ग होने के बाद भी एक संयुक्त परिवार भी है, जहाँ 3 पुरुष हैं, 8 स्त्रियां हैं और 2 बच्चे। दादा हैं मूल रूप से, जो घर के मुखिया हैं, और उनकी बस एक ही इच्छा है कि ये घर सदा मिलजुल कर रहे। हर घर के परिवार के, संयुक्त परिवार के, मध्यम वर्गीय परिवार के दादा की यही इच्छा होती है कि उनका पूरा परिवार एकाकी एक होकर रहे, प्यार से मिलजुल कर एक दूसरे का संग साथ निभाते हुए रहे। उनका यह भी मानना है कि बेटा, यह कुटुंब एक महान वृक्ष है, परिवार को उन्होंने महान वृक्ष के रूप में कहा, और आप सब, हम सब इसकी डालियां हैं। डालियों से ही पेड़ है, और डालियां छोटी हों चाहे बड़ी हों, सबकी छाया को बढ़ाती हैं, है ना। मतलब एक दूसरे को छाया भी देना है, एक दूसरे को आसरा सहारा भी देना है, एक दूसरे से संयुक्त रूप से मिलजुल कर, जुड़कर रहना है, तभी कुटुंब नामक ये वृक्ष फलेगा, फूलेगा, हरा भरा रहेगा। परिवार में टूटने का कारण अहम होता है। अहम मतलब ईगो, सेल्फ रेस्पेक्ट, अपना अपना सेल्फ और अपना अपना रेस्पेक्ट। तो परिवार में जो ये अहम है, जब एक रेस्पेक्ट दूसरे रेस्पेक्ट से टकराता है, एक सेल्फ दूसरे सेल्फ से टकराता है, तो पोती इंदु बहू बेला से नाराज़ है। बेला सुरक्षित महसूस नहीं करती, जबकि वो पढ़ी लिखी है, वो संपन्न परिवार से आई है। पढ़ी लिखी होने के बावजूद वो अपने ढंग से अपने घर परिवार का मन मिजाज या विचार नहीं बदल पाती, थोड़ा सा भी निर्णय नहीं ले पाती। शिक्षित होने के बावजूद, नई सोच रखने के बावजूद अपने घर परिवार को नई दिशा नहीं दे पाती। उसे सफाई बहुत पसंद है, पर घर के सब लोग अपने अपने हिसाब से चलते हैं, सबका अपना अपना समय अपने हिसाब से चलने की हिमायत है। तो
नौकरानी का काम किसी को पसंद नहीं आता। बेला क्योंकि सुशिक्षित है तो अपने घर परिवार को अपने ढंग से चलाना चाहती है, स्वावलंबी है, तो स्वावलंबी होने के कारण वो अपने कमान खींचना चाहती है। वो चाहती है कि मेरे हिसाब से भी घर परिवार चले, और वो नए ज़माने की लड़की है। अब नए ज़माने की लड़की अपनी सोच, अपने परिवार को अपने ढंग से चलाने की एक क्या कह सकते हैं, एक ज़िद अपने भीतर पाले हुए होती हैं। घर के बाकी सदस्य जो हैं इस नए बदलाव के पक्ष में नहीं होते, जैसा हमेशा होता है हमारे घर परिवारों में। हम जैसा सादा जीवन जी रहे होते हैं और जिसके आदी हो चुके होते हैं, यूज टू, है ना, टेक इट ईजी, यूज टू, यथावत चलता रहे, एज इट इज़, सब कुछ चलता रहे, इसमें तनिक भी बदलाव ना हो। हम रिस्क नहीं लेते, हम बदलती हुई चीज़ों से घबराते हैं। तो जो नई बहू बेला है, अगर वो सुधार करना चाहती है, कुछ संशोधन लाना चाहती है, कुछ परिवर्तन लाना चाहती है परिवार में, तो लोग उसे बाहर का आया हुआ कहते हैं। लोग कहते हैं कि बेला जानती है कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, और मेरा परिवार आज भी उन्हीं दकियानूसी विचारों पर ढर्रे पर चल रहा है, आज भी उसी पारंपरिक सोच को पकड़े हुए है। जब वो इस बात का विरोध करती है तो कोई उसका साथ नहीं देता परिवार में, बल्कि उसके नए बदलाव की चाह रखने वाली जो इच्छा है उसके खिलाफ सब हो जाते हैं। सारी बहुएं और पोती इंदु एक हो जाती हैं और बेला को अकेला कर देती हैं। अब सब आपस में मिलकर बैठकर उसकी आधुनिक सोच और उसके तरीके का, उसके सलीके का अविश्वास करती हैं, निंदा करती हैं, आपस में बैठकर बदकही करती हैं और बेला का मजाक उड़ाती हैं। जो दादा हैं मूलराज, उन तक बात पहुंचती है। दादा परेशान हो जाते हैं। दादा को लगता है कि इस तरह से तो मेरी हर शाखा, हर डाली एक दूसरे से अलग हो जाएगी। परेश जो बेला का पति है, वो भी आधुनिक विचारों का है, वो बेला का साथ देना चाहता है, लेकिन अपने परिवार को भी जानता समझता है। तो परेश आकर दादाजी से सारी बात, बेला क्योंकि खुद नहीं कह पाती तो सारी बात आकर रख देता है। दादाजी को वो कहता है उसे कोई पसंद नहीं करता, सब उसकी निंदा करते हैं। अभी मेरे पास माँ, बड़ी ताई, बड़ी भाभी, मंझली भाभी, इंदु, रजवा सब आई, सब उसकी शिकायत करती हैं, ताने देती हैं। तू उसके हाथ बिक गया है, तू उसे कुछ नहीं समझाता, इधर उधर वह सबसे दुखी है। कहती हैं सब मेरा अपमान करती हैं, सब मेरी हंसी उड़ाती हैं, मेरा समय नष्ट करती हैं। मैं ऐसा महसूस करती हूँ जैसे मैं परायों में आ गई हूँ। अपना एक भी इस पूरे परिवार में अपना मुझे एक भी कोई दिखाई नहीं देता। आप मेरी माने तो दादा समझदार हैं, तो जानते हैं कि बहू पढ़ी लिखी है, उसे पुराना ढर्रा कतई पसंद नहीं आएगा, इसीलिए वो सभी को आदेश देते हैं और समझाते हैं कि दोष बेला का नहीं है, कुछ दोष हमारा भी है। बेला सुशिक्षित परिवार से, सभ्य परिवार से, शालीन परिवार से, बड़े घर परिवार से, संपन्न परिवार की बेटी है, पढ़ी लिखी भी है, बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी है, तो सबसे आदर और सम्मान की भी इच्छुक होगी। सब मुझे चाहें, प्यार करें, मेरा सत्कार करें, सम्मान करें। यहाँ केवल छोटी बहू है, यहाँ उसे हर एक का आदर करना पड़ता है, हर एक से दबना पड़ता है, हर एक का आदेश मानना पड़ता है, यहाँ तक कि उसका व्यक्तित्व भी दब कर रहता है। अब दबकर किसी एक का भी व्यक्तित्व दब कर रहेगा तो वो रुग्ण हो जाएगा, धीरे धीरे वो बीमार पड़ जाएगा। दादाजी को ये बात पसंद नहीं आती और वे आदेश करते हैं कि मुझे ये बात पसंद नहीं है। मेरी इच्छा है कि उसे यहाँ वही आदर सत्कार मिले जो उसे अपने घर में मिलता था। सब उसका कहा माने, उससे सलाह मशवरा करें और मैं प्रसन्न रहूँगा। यदि उसका काम भी तुम लोग आपस में बांट लो, क्योंकि उसे इस तरह इतना मध्यम वर्गीय परिवार में बहुत काम होता है, घर परिवार में तो इतना काम करने की उसे आदत नहीं है, तो आप लोग आपस में थोड़ा काम बेला का भी बांट लें और उसे पढ़ने लिखने का अवसर दें, क्योंकि उसके पास विवेक है, सोच है, आधुनिक विचार है।
उसे थोड़ा पढ़ने लिखने का समय दें। दादा की इस बात पर सब अक्षरशः सब, क्योंकि दादा का हमारे कुटुंब में, हमारे परिवारों में बड़े बुजुर्ग का कहना माना जाता है, सब अक्षरशः पालन करते हैं, लेकिन उनके व्यवहारिक तौर पर उनके आदेश पालन का दिखावा जरूर कर रहे होते हैं, पर स्वाभाविक रूप से वे बेला से हिल मिलकर प्रेम के साथ व्यवहार नहीं कर पाते। ये नहीं हो पाता उनसे। काम में वो हाथ बटाने लगते हैं, काम वो करने लगते हैं, लेकिन फिर भी बेला को पराया महसूस कराते रहते हैं, उससे घुलते मिलते नहीं हैं। अब ये उपेक्षा कि प्रेम का व्यवहार नहीं मिल रहा बेला को, आदर नहीं मिल रहा, तो वो सहज नहीं रह पाती, उसे वो लगाव नहीं मिल रहा, जुड़ाव नहीं मिल रहा परिवार से। तो बेला इस ऐसे आदर की अपेक्षा नहीं करती, वो बराबरी का व्यवहार चाहती है। वो अलग से काट छाट कर अलग कर दिए जाने की इच्छा नहीं रखती दादा से या परेश से। वो चाहती है कि सब लोग उसे अपने में माने, अपना जैसा माने, अपने में गिने। अब ये बराबरी का व्यवहार जब नहीं होता बेला से, तो एक खाई बनती है, एक अंतराल, एक गैप बनता है। बेला ने ऐसा कभी नहीं चाहा कि उसे कोई बड़ा माना जाए, उसे श्रेष्ठ माना जाए, उसका आदर सत्कार हो, उसके आदेश का पालन हो। बेला अपने खुद कहती है, न जाने मैं क्या चाहती हूँ, न जाने मैं क्या चाहती हूँ, पर मैं इतना तो जानती हूँ कि मैं यह सब नहीं चाह रही थी। मैं सत्कार नहीं, सुख आराम नहीं चाह रही थी, मैं आदर नहीं चाहती, मैं तो तुम सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहती हूँ। आप लोगों ने मुझे कितना गलत समझा और मैंने आप लोगों को कितना पछतावा है बेला को, क्योंकि बेला को वो अपनापन नहीं मिल रहा, बेला को कटा कटा सा महसूस होने लगा, उसी परिवार में बेलागी से अलगाव सा महसूस होने लगा। अब आप देखें, ज़रूरी बात जो इस एकांकी का उद्देश्य भी हो सकता है कि यह एकांकी इस परिवार में घटी इस घटना के माध्यम से इस विचार को भी विद्यार्थियों हमारे सामने रख रहा है कि समाज के सामने परिवार को खुशहाल रखना, परिवार को मजबूत बनाए रखना परिवार के हर फर्द, हर व्यक्ति, हर सदस्य का काम है। घर का कोई भी सदस्य अपने मन की अगर नहीं कह सकता तो कमी है। घर में इतनी गुंजाइश जरूर बनी रहे कि लोग अपने मन को साझा कर सकें, अपनी सोच विचार को साझा कर सकें। और यदि उसे इतना अवसर नहीं मिल रहा, ऐसा स्पेस नहीं मिल रहा, ऐसा स्थान नहीं मिल रहा, तो वह या तो धीरे धीरे टूट जाएगा, अपने को अलग कर लेगा और या विद्रोह कर देगा, परिवार से अलग होने की सोचेगा। तो दोनों ही स्थितियों में परिवार टूटेगा, घर की खुशहाली टूटेगी। यह एकांकी बेला को ही सही सिद्ध नहीं करता। इसमें सुधार या नई चीज़ों को उतना ही स्थान दिया जाए। ठीक है, सुधार होना चाहिए, नए विचार, नई सोच आनी चाहिए, लेकिन बेला परिवार को तोड़कर सुधार और परिवर्तन नहीं लाना चाहती। वो चाहती कि परिवार बस दकियानुसी न रहे, पारंपरिक सोच को, रूढ़िवादी सोच को छोड़ दे, उसमें अपनी ऊर्जा बेकार व्यर्थ न करे। वह भी जैसे सारी दुनिया आगे बढ़ रही है, मेरा परिवार भी आगे बढ़े, आगे की सोच रखे। तो एक सामंजस्य की शर्त है, दोनों ओर से है, दोनों पक्षों को सामंजस्य करना पड़ेगा। दोनों को अपने ईगो को छोड़कर समान धरातल पर आकर समान विचार करना पड़ेगा। दूसरे के विचार को छोटा कर, थोड़ा कर या स्वीकार करके या संवेदन शून्य होकर गरिमा नहीं रखी जा सकती परिवार की। तो एक गरिमामयी परिवार की स्थापना करने के लिए, एक खुशहाल परिवार की स्थापना करने के लिए, एक खुशहाल समाज की स्थापना करने के लिए, एक विकासशील देश की स्थापना करने के लिए यह अति आवश्यक है। क्या कि हम समाज में रहते हुए, परिवार में रहते हुए एक दूसरे की भावनाओं को समझें, एक दूसरे की भावनाओं का सत्कार करें। हम में मतभेद हो सकते हैं, एक ही परिवार में, एक ही कुटुंब में सदस्यों में मतभेद होते हैं, मनभेद ना हो। सभी के विचार, सभी की शिक्षा, सभी का परिवेश, रहन सहन, स्वास्थ्य, शरीर, मन, विचार अलग अलग होता है।
बावजूद इसके ये उम्मीद तो की जा सकती है ना कि सब एक दूसरे के स्वाभिमान का, एक दूसरे की गरिमा का आदर करें, संवेदनशील बने। इतना तो किया जा सकता है परिवार, समाज और देश के लिए। तभी एक स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज और स्वस्थ देश की कल्पना की जा सकती है। तो ये एकांकी आपको सेंसिटाइज करता है, संवेदनशील बनाता है। निश्चित तौर पर विद्यार्थियों, सूखी डाली से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। बहुत शुक्रिया।